पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं पॉलिटी में, सबसे पहले हम आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। तो संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? तो किसी भी कंट्री में किस तरह की गवर्नमेंट रहेगी, उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, गवर्नमेंट किस तरह की रहेगी, ये गवर्नमेंट फंक्शंस क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी, साथ में जब गवर्नमेंट फंक्शंस परफॉर्म करेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके सिटीजन्स को कुछ राइट्स देता है। सिटीजन्स को राइट देता है जिसको गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना है, और गवर्नमेंट से भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है गवर्नमेंट से सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करता है। कुछ राइट्स जो गवर्नमेंट सिटीजन से नहीं ले सकती, जिसको हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट्स। उसी के साथ कुछ लॉज रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जो कोई सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा या फिर नॉर्मल लेजिस्लेटिव एक्ट के थ्रू चेंज नहीं किए जा सकते, चेंज नहीं किए जा सकते। इसी को क्या बोलते हैं हम? कॉन्स्टिट्यूशन। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ कंटेम्प्रेरी कॉन्स्टिट्यूशंस डिस्क्राइब द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट्स, the structures and the process of government and the fundamental rights of citizens in a higher law that cannot be unilaterally changed by an ordinary legislative act. This higher law is usually referred to as constitution. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यही कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो सबसे पहला फंक्शन आता है यहाँ पे, तो फर्स्ट फंक्शन आता है of a constitution is to provide a set of basic rules that allow for a minimal coordination amongst the members of society. अब यहाँ पे कुछ रिलीजियस में शराब पीना या फिर अवेलेबल है कि हाँ हम पी सकते हैं, कुछ रिलीजियस में जो इसको कम्प्लीटली बैन कर रखते हैं। अब हमारे पास काफ़ी सारी डाइवर्स पॉपुलेशन है कंट्री में, काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं। अब किसी का है कि हम शराब को बिल्कुल बैन कर दें, किसी का है कि नहीं हमारे रिलीजियस में इसको माना जाता है, इसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है मेंबर्स, सोसाइटी में जितने मेंबर्स हैं डिफरेंट रिलीजियस के, डाइवर्सिफिकेशन के, वो किस तरह साथ में मिलकर रह सकते हैं, साथ में मिलकर रह सकते हैं। उसी को फर्स्ट फंक्शन वही होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट फंक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म करता है। देन सेकेंड फंक्शन आता है ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस इन सोसाइटी। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूटेड। नाउ अब सेकेंड फंक्शन में होता है कि ये सब डिसाइड कौन करेगा, मतलब किसी कंट्री को रूल्स और रेगुलेशंस कौन बनाएगा। क्या हिंदू बनाएंगे, क्या मुस्लिम बनाएंगे, क्या सिख बनाएंगे या फिर जैन बनाएंगे। कौन जो है कंट्री के रूल्स और रेगुलेशंस बनाएगा, किस तरह गवर्नमेंट फॉर्म होगी, वो गवर्नमेंट किस तरह के लॉस और किस तरह अपने लॉस और रूल्स एंड रेगुलेशंस परफॉर्म कर सकती है। यह होता है हमारा सेकंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद हम आते हैं थर्ड फंक्शन पे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन्स। These limits are fundamental in the sense that government may never trespass them. अब यहाँ पे होता क्या है, गवर्नमेंट जो है भगवान तो है नहीं कि मतलब सारे अच्छे काम ही करेगी। जो गवर्नमेंट में जो लोग सिलेक्ट होते हैं वो हम ही लोगों में से होते हैं। अगर मतलब क्या, अब गवर्नमेंट में क्रिमिनल्स, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज में क्रिमिनल्स है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी सोसाइटी में इन लोगों को वोट दिया है तभी यहाँ तक आए हैं, करेक्ट। तो इन इस तरह पॉलिटिकल जो कुछ पॉलिटिक से जो गवर्नमेंट है कुछ गलत रूल्स और रेगुलेशंस ना बनाए, और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है उससे सिटीज़न को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के रॉन्ग रूल्स और रेगुलेशंस को
से सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड फंक्शन। ठीक है, देन आता है इसका फोर्थ फंक्शन। The fourth function of a constitution is to enable the government to fulfill the aspiration of society and create conditions for a just society। मतलब क्या, यहाँ पे दो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए एंड बी। अब दोनों की फैमिली कंडीशन कम्प्लीटली डिफरेंट है। स्टूडेंट ए जो है काफ़ी रिच फैमिली से है, स्टूडेंट बी जो है काफ़ी ज़्यादा पुअर फैमिली से है। ये आज के टाइम पे एआई काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रीमियम ले चुका है इसका। पुअर जो इसका प्रीमियम वर्जन ले ही नहीं पाया है। तो मतलब क्या, ए को जब काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी मिल रही है एज़ कम्पेयर टू बी, इसने काफ़ी अच्छे कॉलेजेस, हाई कॉलेजेस ज्वाइन कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए को काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिल रही है, इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी। वहीं बी को जो ये सारी फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है। करेक्ट। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सोसाइटी में इक्वालिटी और इक्विटी मेंटेन रहे। इक्विटी मेंटेन रहे मतलब क्या, इस पुअर पीपल को एकदम लग्जरियस लाइफ तो नहीं देनी है, लेकिन इतना प्रॉपर लाइफ देने की अच्छे से अपनी लाइफ में सस्टेन कर पाए और इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो। ठीक है, तो यही होता है हमारा फोर्थ फंक्शन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि हम जस्ट और बराबर की सोसाइटी चाहते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन हो या फिर एक ही फैमिली, रिच फैमिली नहीं हो। सभी के कंट्री में, सोसाइटी में जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो वो प्रॉपर हो, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो, सभी में इक्वली और इक्विटी बराबर हो। इसी के बाद आता है लास्ट वाला, द फाइनल, the perhaps even most importantly a constitution express the fundamental identity of a people, जो कि पॉलिटिकल एंड मॉरल आइडेंटिटी रहेगी। अब यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी कौन बना सकता है ये सब। अब मॉरल आइडेंटिटी में क्या आता है, फॉर एग्जांपल आपके लिए जो मॉरल है वो किसी और पर्सन के लिए इमोरल हो सकता है। करेक्ट। फॉर एग्जांपल वेज और नॉन वेज का, हिंदूज़ में कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग जो है नॉन वेज नहीं खाते हैं। करेक्ट। कुछ सोसाइटी के लोग हैं जो वेज, प्रॉपर ओनली वेज ही खाते हैं, प्रॉपर वेजिटेरियन होते हैं। कुछ जो है नॉन वेज रहते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बिकॉज वी वांट कि हम सब ब्राह्मण्स का रूल इंडिया में चले और इसी के लिए हम सबको वेज ही अलाउड कर दें और इसको कंप्लीटली बैन कर दें। तो मतलब एक पर्सन के जो मोरल है वो दूसरे पर्सन के लिए इमोरल हो सकता है। मतलब मोरालिटी जो है, मोरल आइडेंटिटी है, कम्प्लीटली डिफरेंट और सेपरेट रहती है पर्सन टू पर्सन। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक पार्ट ऑफ सोसाइटी इंडिया में सोचता है कि वुमेन को जॉब नहीं करना चाहिए, वहीं एक पार्ट सोसाइटी इंडिया में सोचता है कि नहीं, वुमेन को आगे बढ़ना चाहिए, जॉब करना चाहिए। तो इसी साथ हमारी मॉरल आइडेंटिटी जो है चेंज होती है और इसी को मेंटेन और करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाता है कि मतलब हम क्या फॉलो करेंगे, हमारी कंट्री किस तरह वुमेन्स को राइट देगी, क्या भूमिका हमारी कंट्री, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वुमेन्स को उसके राइट्स, मतलब जॉब करने का फ्रीडम, फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू स्पीच, ये सब देगा या फिर नहीं देगा। ये सब कौन डिसाइड करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रिटन वर्सेस अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है यूएस एंड इंडिया, वही अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है यूके। अब जब हम बात करते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, नाम से ही पता चलता है कि मतलब एक प्रॉपर बुक या फिर डॉक्यूमेंट आपके पास है जिसमें आपने सब कुछ लिख रखा है। अब किसी भी कंट्री की इस रिटन डॉक्यूमेंट को जो भी गवर्नमेंट बनेगी उसको ये फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है
उसमें सुप्रीम रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम रहता है, मतलब संविधान जो है सुप्रीम रहता है। मतलब गवर्नमेंट, जुडिशरी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, तीनों ऑर्गन्स को जो है कॉन्स्टिट्यूशन को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, जिसको हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं। वही हम जब बात करें अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कि यूके में है, अब यहाँ पे कोई प्रॉपर कोडिफाइड डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वो कन्वेंशंस फॉलो करते हैं, कन्वेंशंस जो है वो फॉलो करते हैं। यहाँ पे जो कन्वेंशंस है वो फॉलो करते हैं। तो मतलब क्या, यहाँ पे किस तरह के रूल्स बनेंगे, ये सब डिपेंड करता है इन कन्वेंशंस पे। फॉर एग्जांपल कोई सी बुक है जो ये फॉलो करते हैं, फॉर एग्जांपल यूके कॉन्स्टिट्यूशन में, तो एवीडीसी की जो बुक है वो भी यूके कॉन्स्टिट्यूशन में आ सकती है। और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं होता, पार्लियामेंट सुप्रीम होता है। मतलब पार्लियामेंट ने जो बना दिया, जो रूल्स और जो रेगुलेशंस बना दिए, वही आपको फॉलो करना है, और वही कॉन्स्टिट्यूशन में करेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यूनिटरी वर्सेस फेडरल होता क्या है। तो यूनिटरी का मतलब होता है सिंगल गवर्नमेंट, सिंगल गवर्नमेंट। अब फॉर एग्जांपल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को लो, किसी कंट्री में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उसको बोलेंगे हम यूनिटरी, उसको बोलेंगे हम यूनिटरी। वहीं किसी कंट्री में फेडरल गवर्नमेंट है, मतलब सेंटर गवर्नमेंट है प्लस स्टेट गवर्नमेंट है, तो इसको हम बोलेंगे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। यूनिटरी में होता क्या है, ऑल पावर्स इन वन स्ट्रॉन्ग सेंटर। मतलब क्या, पूरी पावर जो है एक सिंगल सेंटर को दे दी जाती है, स्ट्रॉन्ग सेंटर को, यूनिटरी में। वहीं फेडरल में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है। मतलब क्या, कुछ पावर जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास है, कुछ पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, वहीं जब बात करें यूनिटरी गवर्नमेंट की, तो यूनिटरी गवर्नमेंट बोलते हैं डेलीगेशंस ऑफ पावर। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल हमारे पास ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया है सैनिटेशन का, और इसको बोला है कि आप सैनिटेशन के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ। अब हो सकता है इन फ्यूचर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलते कि नहीं, अब आप यहाँ से हट जाओ, हम खुद ही यहाँ से रूल्स और रेगुलेशन खुद बना लेंगे। मतलब क्या, एक डेलीगेटरी पावर जो है सैनिटरी डिपार्टमेंट को दी गई थी सैनिटेशन के लिए। मतलब यूनिटरी में क्या होता है, डेलीगेशंस ऑफ पावर होता है। ठीक है, ना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। आगे चलते हैं। अब फेडरलिज्म को समझने के लिए हमें 5 पॉइंट्स को, मतलब फेडरलिज्म की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है ये अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूएस में जो फेडरलिज्म के पॉइंट्स हैं, वो अगर किसी भी, अगर हम टेस्ट करते हैं और मैच करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल, ड्यूल गवर्नमेंट होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स होना चाहिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, रिजिड एंड सुप्रीम होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, अब हम इसको चेक करते हैं एक एक करके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे ड्यूल गवर्नमेंट का मतलब क्या, स्टेट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया में, हाँ है, तो इंडिया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, तो एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, क्या इनको सेपरेट पावर दी गई है, हाँ दी गई है। एग्जीक्यूटिव हमारे मिनिस्टर्स आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं। जुडिशरी में हमारे जजेस आ जाते हैं। लेजिस्लेटिव में हमारे एमपीज और एमएलएस जो सिलेक्ट होकर पार्लियामेंट में बैठते हैं, वो आ जाते हैं। क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हाँ हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके बाद रिजिड एंड सुप्रीम, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड और सुप्रीम,
हाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, और साथ में कुछ पार्ट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पार्ट जो है रिजिड है, मतलब उस पर आपको काफ़ी ज़्यादा वोट की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब हो सकता है कुछ पार्ट में आपको सेंटर से भी अप्रूवल लेना पड़े, स्टेट गवर्नमेंट से भी अप्रूवल लेना पड़े, तभी जाके वो आप कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रूल्स और लॉ पास करा सकते हो। वहीं कुछ लॉ ऐसे जो फ्लेक्सिबल है काफ़ी, आपको सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए रहती है उस लॉ को लाने के लिए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फ्लेक्सिबल है प्लस रिजिड है। उसके बाद आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, हाँ, यस है। तो मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल है, हाँ हम ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन जब हम बात करें ड्यूल गवर्नमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स की, तो हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है तो सही, लेकिन 95% जो लॉज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पास करती है। कुछ ही लॉ है जो स्टेट गवर्नमेंट पास कर सकती है। तो हम बोल सकते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्वासी फेडरल है। मतलब उसकी काफ़ी सारे डिफरेंट पर्सन्स ने काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस दे रखी है। फॉर एग्जांपल, फेडरल पॉलिसी विद सम यूनिटरी फीचर्स, यूनिटरी पॉलिटी विद सम फेडरल फीचर्स, फेडरल विद सम स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बायस। अब हो सकता है इसको हम बोल सकते हैं एम्फीबियन। मतलब क्या, इन नॉर्मल सर्कमटेंसेस हमारे पास दो गवर्नमेंट रहती है, सेंटर प्लस स्टेट। लेकिन इन इमरजेंसी केस, और फॉर एग्जांपल जब पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, तो यहाँ पे सारी पावर्स एकदम से क्या होता है, सेंटर के पास चली जाती है। मतलब इमरजेंसी कभी भी स्टेट में, फॉर एग्जांपल किसी स्टेट में स्टेट जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है गिर जाती है, तो यहाँ पे हम सेंटर जो है प्रेसिडेंट रूल लगा देती है। मतलब यहाँ के लिए सेंटर जो है सारे लॉज पास करती है अब, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि फेडरल विद सम स्ट्रॉन्ग सेंट्रल बायस। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो इसके बाद हम देखते हैं थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो ये जो है मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। तो द ट्रापाइटाइट द ट्रापाइटाइट सिस्टम इज कॉमनली ascribed to French Enlightenment political philosopher Baron de Montesquieu, although he did not use such a term but referred to distribution of powers। मतलब मॉन्टेस्क्यू ने ये टर्म रिफर तो नहीं की थी कि ऐसा होना चाहिए, पर उसने बात की थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स की। In the spirit of the laws, Montesquieu described the various forms of distribution of political power among a legislature, executive, and judiciary. Montesquieu's approach was to present and defend a form of government whose powers were not excessively centralized in a single monarch or similar ruler, a form known as aristocracy। मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल को सारी पावर्स नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल एक सिंगल इंडिविजुअल जो है लेजिस्लेटिव भी देख रहा है, वो जज भी है, और वो रेगुलेशंस को फॉलो भी करवा रहा है। उसी के साथ जेम्स मॉडिसन ने कहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स इज टायरनी। मतलब एक किसी सिंगल इंडिविजुअल को पर्सन को पावर देना एक तरह की टायरनी है। द एक्यूमुलेशन ऑफ ऑल पावर्स लेजिस्लेटिव एक्सिक्यूटिव जुडिशरी in the hands whether of one or a few or many, and whether hereditary, self-appointed, or elective, may justly be pronounced the very definition of tyranny। मतलब क्या, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेपरेशन ऑफ पावर की। सेपरेशन ऑफ पावर की मतलब एग्जीक्यूटिव जो है सेपरेट होना चाहिए। मतलब जो एग्जीक्यूटिव है उसको हम जुडिशरी का पार्ट नहीं बना सकते, और जो जुडिशरी है उसको हम लेजिस्लेटिव का पार्ट नहीं बना सकते। तो मतलब स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे हमें होना चाहिए, हमारे पास किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं, अगर हम डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। अब अगर हम स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर फॉलो करेंगे तो इसमें भी एक प्रॉब्लम है। अब फॉर एग्जांपल जुडिशरी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ही नहीं कर रही, तो इस पर चेक कौन लगाएगा।
फॉर एग्जांपल कोई जज है जो करप्शन में करप्ट कर रहा है, मतलब फेवर किसी और के फेवर में, राइट, गलत पर्सन के फेवर में जो जजमेंट दे रहा है, करप्ट है। वहीं हो सकता है लेजिस्लेटिव जो है ऐसे लॉज बना रही है जो कुछ कंपनीज को प्रॉफिट दें, कुछ कंपनीज को प्रॉफिट दें। या फिर जो एग्जीक्यूटिव हैं वो प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो ही नहीं करा रही है। तो इन पे चेक्स एंड बैलेंस कौन लगाता है? तो इसी को बोलते हैं हम डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल हम स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर तो नहीं रखेंगे, हम स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर तो यहाँ पे नहीं रखेंगे। हम क्या करेंगे, जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव पे चेक रखेगा कि क्या एग्जीक्यूटिव प्रॉपरली रूल फॉलो कर रहा है या नहीं। लेकिन जुडिशरी जो है लेजिस्लेटिव काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। मतलब जब तक लेजिस्लेटिव प्रॉपर बिल पास करा के लॉ नहीं ला देता तब तक जुडिशरी जो है पार्लियामेंट की फॉर्म, पार्लियामेंट में इंटरफेयर नहीं करेगा। वहीं अगर एग्जीक्यूटिव प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो जुडिशरी उस पर चेक लगाएगा। फॉर एग्जांपल गवर्नर, पहले इसके पास क्या था, टाइम लिमिट नहीं थी गवर्नर के पास, तो जो बिल्स हैं जितने ही पास होके आते थे स्टेट पार्लियामेंट से वो गवर्नर जो है सब अपने पास रख लिया करते थे। लेकिन बाद में अब क्या करा जुडिशरी ने, उस पर टाइम लिमिट सेट कर दी कि आपको कुछ भी करके ये बिल पास करना ही पड़ेंगे कुछ टाइम पीरियड के बाद। वहीं इन केस हम बात करें जुडिशरी की, इन केस जुडिशरी में कुछ करप्ट जजेस हैं तो इस पर चेक कौन लगाएगा, लेजिस्लेचर। मतलब लेजिस्लेचर जो है वहाँ पे जो है इम्पीचमेंट प्रोसेस जो है जुडिशरी के जज के ऊपर स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। तो आज के लेक्चर में इतना है। अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।